हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि कोई भी डाउट आपको सीईटी को लेकर के आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी के कमेंट्स को इकट्ठा करके मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए आप लोगों की तरफ से। तो मैंने इन सभी डाउट्स को, आपके जितने भी क्वेश्चन सबको इकट्ठा करके 10 पॉइंट्स में समराइज़ किया है। और उन 10 पॉइंट्स में आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा पूरा देख लेने के बाद सीईटी को लेकर के आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और जहाँ तक फ्रेंड्स मैंने देखा है ना, आपके डाउट्स बहुत ही जेन्युइन है। आपका कई लोग बच्चों ने पूछा है कि सिलेबस क्या होगा सीईटी का, सीईटी एग्ज़ाम कब से लागू होने वाला है, क्या ये क्वालिफाइंग होगा या इसके मार्क्स ऐड होंगे आपके फाइनल एग्जाम में, क्योंकि फेज़ 1 वाला एग्जाम है। इसमें एज लिमिट क्या होगी, एप्लीकेशन फ़ी को लेकर के कई सारे क्वेश्चन आए कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको अलग अलग देना पड़ेगी, क्योंकि ये अलग एजेंसी है एनआरए। और मान लीजिए जब एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी फ़ीस अलग से जाएगी क्या। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। आप लोगों ने पूछा है इसका सिलेबस क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, आपने आपने एक चीज़ समझी नहीं शायद ठीक से। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम सीईटी बना रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट जो है ना, ये लाया ही इसलिए जा रहा है कि कई सारी एग्जाम्स जो हैं वो अलग अलग होती है, लेकिन उनका सिलेबस लगभग एक जैसा होता है। और सभी एग्जाम्स का सिलेबस लगभग एक जैसा होने की वजह से कॉमन एग्जाम ली जा रही है। फॉर एग्जांपल, आप रेलवे की बात करो, एसएससी की बात करो, बैंकिंग की बात करो, इन सब के एग्जाम्स के पैटर्न भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस सबका कॉमन ही है। हर कोई क्वांट भी पूछ रहा है, इंग्लिश भी पूछ रहा है, रीजनिंग भी पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस भी पूछ रहा है। तो हर जगह ये कॉमन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, बस इनके अंदर से क्वेश्चंस पूछने के जो तरीके हैं सबके अलग अलग हैं। अगर आप क्वांट की बात करें तो एसएससी का क्वांट और बैंकिंग का क्वांट सिलेबस तो एक जैसा ही है ना, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग या एसएससी, तो पूछने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है और थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। बाकी सिलेबस वही रहेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट ही इसलिए करवा रही है कि एक ही जैसा सिलेबस हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम्स अलग अलग हो रही है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स को मर्ज करके एक ही एग्ज़ाम ले ली जाए। अब रहा सवाल इसके लेवल का, आपके मन में सवाल आ रहा हो कि लेवल क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी कोई नई एग्ज़ाम स्टार्ट होती है ना, तो पॉसिबली उसका लेवल हमेशा ईजी रखा जाता है। जब आईबीपीएस पीओ पहली बार हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, तब वो भी उसका लेवल काफ़ी ईजी था। जब एसएससी सीजीएल पहली बार एसएससी ऑनलाइन गया था 2016 में, तब बहुत ही ईजी पेपर आया था। तो यहाँ पर भी सीईटी में भी जब पहली बार एग्जाम होगी तो पॉसिबली लेवल काफ़ी इजी होगा। हालांकि मेरा थोड़ा डिफर करता हूँ इस मामले में, लेवल कभी एग्जाम का इजी नहीं होना चाहिए, बिकॉज लेवल अगर इजी होता है तो जो बच्चा बहुत मेहनत करता, बहुत पढ़ाई करता है, उसको उसका नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लेवल तक पेपर का होना ही चाहिए, बट प्रोबेबली ये पेपर जो है काफ़ी ईजी होगा और सिलेबस कॉमन होगा। फिर आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है कि ये जो 2020 वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या होगा, ये कब सीईटी कब से लागू होगा। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली उन बच्चों को समझ लेना चाहिए, एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके फॉर्म भरा चुके हैं। हम 2020 का 8वां महीना चल रहा है, अगस्त आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका है। तो अभी जो ना, इस साल की कई सारे एग्जाम्स के ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं और प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो 2020 की होने वाली कोई सी भी एग्जाम सीईटी के अंदर नहीं आने वाली है, ठीक है। जो भी एग्जाम्स होंगी ना, अगर होगी तो 2021 वाली एग्जाम्स ही सीईटी के अंदर आएंगी। इसके अलावा कोई भी एग्जाम जो 2020 की है वो सीईटी के अंदर नहीं आएंगी। तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी करते रहो, आपको एसएससी के पैटर्न को पकड़ के ही तैयारी करना है, आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। इसके बाद कई स्टूडेंट से पूछा है कि क्या सीईटी क्वालिफाइंग होगा, क्योंकि ये टियर 1 एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। और जब आप एसएससी के लिए तैयारी करोगे तो आपको सीईटी देकर के एसएससी वाला पैटर्न की पढ़ाई करना पड़ेगी। तो इसको क्वालिफाइंग होगा या इसका स्कोर ऐड होगा। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा अनुमान है ये क्वालिफाइंग ही रखा जाएगा। लेकिन एक और चीज़ जो गवर्नमेंट ने इसमें बताया है कि इसका स्कोर कार्ड जो होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। इसका मतलब क्या है, स्कोर कार्ड का वैलिड होने का मतलब है कि आपका जो स्कोर है वो आपके बहुत काम आएगा। तो प्रोबेबली गवर्नमेंट इसको क्वालिफाइंग रख सकती है, बिकॉज अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसका पैटर्न तो सीईटी से बिल्कुल अलग होने वाला है। बट स्कोर कार्ड को 3 साल तक वैलिड रखना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है कि आप एक बार में अच्छे से मेहनत करो, एक बार में पढ़ाई कर लो और फिर वो मेहनत आपकी 3 साल तक आपके काम आए। अभी होता क्या है, आपने कोई पढ़ाई की, आपने इस साल अच्छी तैयारी कर ली है और आपका मान लीजिए किसी कारण एग्जाम में नहीं हो पाता है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको वापस से प्रीलिम्स देना है, तो आपको पिछली बार से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो इशू नहीं है, यहाँ पर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, किसी कारण से आपका एसएससी का मेंस नहीं निकल पाता है, तो आप अगली बार आपका पुराना वाला स्कोर कार्ड यूज़ कर सकोगे, ठीक है। तो ये स्कोर कार्ड के जो इशू आया है, इसमें कहीं ना कहीं स्कोर को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है।
तो अगर क्वालिफाइंग होता है तो डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर होगी कि एसएससी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो अलग होगा, बैंकिंग का क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होगा, रेलवेज का अलग होगा। सबके क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो सबके अलग अलग होने वाले हैं, एक जैसे नहीं हो सकते। बिकॉज जब भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट टू वैकेंसी होते हैं, कितनी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ तय होता है। तो बैंकिंग का हमेशा अलग वैकेंसी होती है, एसएससी की अलग होती है। तो ये डेफिनेट सी बात है कि जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, जो कट ऑफ होगा वो अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग होने वाला है। इसके बाद कई सारे बच्चों का सवाल आया है अटेम्प्ट्स को लेकर के, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर के और एज लिमिट को लेकर के। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो सीईटी आ रहा है ना, ये भारत सरकार के अंदर आने वाली 20 जो एग्जाम्स हैं अलग अलग उनको मर्ज कर रहा है। और भारत सरकार के अंदर जो एज लिमिट है ना वो जनरल कैटेगरी की 30 ईयर्स है, ओबीसी की 33 है, एससी एसटी की 35 है। ठीक है, तो 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है तो सारी एग्जाम्स के लिए 30 ही रहेगी। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि मान लीजिए जेएसओ वाली पोस्ट की बात करें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपकी पोस्टिंग होती है, उस पोस्ट की 32 एज लिमिट होती है। तो वो तो एक्सेप्शन हो गया, बट उसके अलावा जनरल जितनी पोस्ट होंगी उन सभी की एज लिमिट आपकी 30 होगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 21 साल जब भी आप ग्रेजुएट होते हो, जब से आप एग्जाम देते हो, उसके बाद आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हो। हालांकि गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि एग्जाम जो है साल में 2 बार होगी, और 2 बार रखने का रीज़न है, 2 बार इसलिए रखी जा रही है फ्रेंड्स कि क्या होता है सारी एग्जाम्स को मिला करके एक एग्जाम हो रही है, और किसी कारणवश मान लीजिए आप सेंटर तक ना पहुंच पाए, आपके हेल्थ इशू आ जाए या कोई भी रीज़न से आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो पूरी पूरी जो कहानी वो 1 साल पे चली जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए शायद हर 6 महीने में इस एग्ज़ाम को रखा जाएगा, ताकि किसी बच्चे का मान लीजिए पेपर छूट जाता है तो वो नेक्स्ट अगले 6 महीने बाद उस पेपर को दे सकता है। इसके बाद आप लोगों ने कई लोगों ने पूछा है एप्लीकेशन फ़ी को लेकर के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये खुद एक नई एजेंसी बन रही है, ये नया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। इसका एसएससी से कोई संबंध नहीं है, रेलवे से कोई संबंध नहीं है, आईबीपीएस से कोई संबंध नहीं है। अभी जब आप फॉर्म भरते हो तो आईबीपीएस को अलग पैसे देते हो, रेलवेज को अलग देते हो, आरआरबी को, एसएससी को अलग देते हो, और यहाँ पर एनआरए जब एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो एनआरए भी एग्जाम फीस लेगा। तो ये बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि क्या आपको फीस अलग अलग देना पड़ेगी। तो देखो जहाँ तक मेरा अनुमान है ना, अगर आप एसएससी की केवल बात कर लो, एसएससी में ना ऑलमोस्ट 15-16 लाख बच्चे ऑन एन एवरेज अपीयर होते हैं। मतलब किसी एक एग्जाम की हम बात कर ले, सीएचएसएल की या सीजीएल की, अगर सीजीएल की बात करें तो एक बार में 15-16 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और अपीयर कितने होते हैं टीयर 1 में 7 से 8 लाख। ऑन एन एवरेज पकड़ लो आप 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन 10 लाख बच्चे टीयर 1 में अपीयर होते हैं, और उसके बाद टीयर 2 में कितने होते हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास, और टीयर 3 में और कम हो जाते हैं, और फिर टीयर 4 तक और कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो काम होता है ना एग्जाम कंडक्ट कराने का वो टीयर 1 में होता है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे टीयर 1 में आते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा कि डबल डबल फीस आपसे ली जाएगी, पॉसिबली आपसे एक ही बार में 1 टाइम फीस ली जाएगी, सीईटी की होगा वहीं पर, और फिर वहाँ से आपका स्कोर कार्ड लेके आपको आगे जाना होगा। बिकॉज बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे अपीयर होते हैं ना वो प्रीलिम्स में ही होते हैं, वो टीयर 1 में ही होते हैं, और एक बार आपका टीयर 1 और प्रीलिम्स वाला फेज खत्म हो गया तो जो मेंस होता है, टीयर 2 होता है, वहाँ तो बहुत कम संख्या में बच्चे अपीयर होते हैं एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। तो मुझे ही लगता है, और खर्चा तो एग्जाम कंडक्ट कराने में वहीं पे आता है जहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे अपीयर होते हैं। और गवर्नमेंट जो सीईटी लेकर आ रही है उसके पीछे तर्क भी यही दिया जा रहा है कि आपको मल्टीपल जगह पर फीस देना पड़ती है, बच्चों को अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फीस देना पड़ती है, और वो फाइनेंशियल एक्सपेंस बढ़ जाता है, जिसको खत्म करने के लिए एक सिंगल एग्जाम ली जा रही है। तो गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली है कि आपसे डबल डबल फीस ले, कि आपने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए अलग फीस दे रहे हो, सीईटी के अलग दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको एक ही फॉर्म भरना है और एक ही फीस देना है, और उसी से आपकी पूरी कहानी आगे की चलेगी। इसके बाद कई बच्चों ने पूछा है कि 10th और 12th बेस की जो एग्जाम्स होती है, जैसे CHSL या MTS, वहाँ पे तो केवल टीयर 1 होता है, तो उसके बाद का क्या होगा। देखिए जितने भी एग्जाम्स में टीयर 1 होता है, वैसे तो ये एग्ज़ाम 3 अलग अलग लेवल पे होगी। 10th पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग होगी, 12th पास के लिए अलग होगी, और ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए सीईटी अलग होगा। तो 3 लेवल पे सीईटी होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 लेवल पे होगा तो इनका जो लेवल एग्जाम का वो भी अलग अलग होगा। तो मान लीजिए कोई ऐसे 10th पास एग्जाम है जिसमें केवल टीयर 1 ही होता है, जिसमें केवल एक ही फेज होता है, तो डेफिनेट सी बात है उसका जो सिलेक्शन होगा वो सीईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही होगा। और गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, सरकार भी यही चाह रही है कि डायरेक्टली रिक्रूटमेंट जहाँ होता है, जैसे कि कई सारे PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, या कई सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, वहाँ भी इस स्कोर कार्ड को वैलिडेट कर सकते हो। आप लोगों का बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था कि जिन एग्जाम्स में एक ही टीयर होता है, टीयर 1 ही होता है, और कोई दूसरा एग्जाम होता ही नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, तो उन एग्जाम्स के केसेस में केवल सीईटी के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा।
इसके बाद कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि रेलवेज में या बैंकिंग में कई जगह आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन में, ट्वेल्थ में, टेंथ में 60% मार्क्स माने जाते हैं टोटल मिला करके, और एसएससी में ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब सीईटी होगा ना, तो वहाँ पर कोई भी परसेंटेज बार नहीं होगा आपका, क्योंकि ये जो हो रहा ना, ये कॉमन एग्जाम है। कॉमन एग्जाम में अगर आपने परसेंटेज बार लगा दिया तो कई सारे बच्चे इस एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाएंगे, बिकॉज कई बच्चों की ग्रेजुएशन में 60% नहीं हो पाते हैं, किसी के ट्वेल्थ में 60% नहीं आए, किसी के टेंथ में नहीं आए, तो वो बच्चे तो कभी अपीयर हो ही नहीं सकते। जबकि ये एग्जाम कॉमन ग्राउंड पर बनाई जा रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, तो ऐसी एग्जाम में आप परसेंटेज बार नहीं लगा सकते, ना ही गवर्नमेंट लगाएगी। इसमें कोई भी परसेंटेज बार नहीं होगा, आपके चाहे कितने भी परसेंट हो, आपको बस टेंथ वाली अगर देना है टेंथ पास होना है, ट्वेल्थ वाली देना है तो ट्वेल्थ पास होना है, और ग्रेजुएशन वाली आपको सीईटी देना है तो आपको केवल ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और केवल ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही आप एग्जाम में अपियर हो सकते हो। सो देर विल बी नो परसेंटेज बार टू अपियर इन सीईटी। इसके बाद आप में से कई लोगों ने पूछा है कि कौन कौन सी एग्जाम सीईटी के अंदर आ सकती है। कई बच्चों ने पूछा है क्या स्टेट वाली भी आएगी। देखिए, जब बजट आया था फरवरी 2020 में, तब भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन क्लियर किया है कि ये पैन इंडिया बेसिस पे एग्जाम हो रही है। सरकार ने ये भी बोला है कि इस एग्जाम को हम 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराना चाहते हैं। हालांकि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत क्लियर है। यहाँ पर सरकार ये चाहती है कि जितनी भी एग्जाम आ सकती है इसके अंदर, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड पीसीएस के, या एमपी पीएससी की, या किसी भी स्टेट के पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट का एसएससी है, जैसे कि बिहार एसएससी है, दूसरा कोई एसएससी है, अगर वो भी इस स्कोर कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं, या वो इस सीईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं अपने बच्चों का, तो वो भी अलाउ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है ना एनआरए को बनाने का, वो केवल इतना ही सीमित नहीं है कि भारत सरकार के अंदर आने वाली जो 20 प्रकार की एग्जाम्स होती है केवल उनको लेना है। इसके अलावा राज्य सरकार के होने वाली या राज्यों में होने वाली जो इतनी परीक्षाएं हैं, उनको भी इसके अंदर लेने की मंशा है, और अगर वो चाहें तो इसके स्कोर कार्ड को वैलिडेट कर सकते हैं। और अगर एनआरए अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सीईटी अगर एग्जाम ट्रांसपेरेंट होती है और टाइम टू टाइम होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अलाउ कर देना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट भी सीईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही आगे अपने मेंस वगैरह के लिए एंट्री दे सकें, ताकि जो ये बच्चों को अलग अलग एग्जाम देना पड़ती है और अलग अलग एग्जाम की तैयारी करना पड़ती है, उस झंझट से बचा जा सके। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सब ने पूछा है, बहुत सारे बच्चों के मतलब पर्सनली मेरे पास फ़ोन भी आए थे पूछने के लिए कि सर प्रिपरेशन में क्या चेंज करें, हम प्रिपरेशन का ओरिएंटेशन कैसा रखें। देखो यार, एक चीज़ समझो आप, जो कॉमन, जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट था सिलेबस वाला, मैंने आपको बताया कि सिलेबस तो वही है, और क्योंकि सिलेबस कॉमन है इसीलिए कॉमन एग्जाम ली जा रही है। तो आपको प्रिपरेशन में चेंज नहीं करना है, आपको केवल 3 चीज़ों में आपको हमेशा से कहता हूँ, आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भरोसा रखो, और आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा रखो। होता क्या है ना कि हम सोचते हैं कि बैंकिंग की अलग तैयारी करना होती है, एसएससी की अलग करना होती है, लेकिन आप एक चीज़ नहीं समझते हो कि इनका सिलेबस कॉमन है। अगर मैं बात करूँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, मान लीजिए हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के अंदर भी आते हैं और बैंकिंग के अंदर भी आते हैं। बस क्वेश्चन के पूछने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपने इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रख ली, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और आपने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो चाहे वो बैंकिंग के अंदर आए या एसएससी के अंदर आए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, एग्जाम कोई सी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबका सिलेबस एक जैसा है, तो आपको अपने बेस तैयार करना चाहिए, अपनी फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग रखो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमेशा अपनी रखो, आपके कॉन्सेप्ट वीक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन फिर कैसे भी कोई घुमा के पूछ ले, आपको भले ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व ही ना कर पाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो सवाल है ना कि अपने प्रिपरेशन का ओरिएंटेशन हम चेंज करें, प्रिपरेशन की तरीका हम चेंज करें, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आपको हमेशा यही काम करना है कि अपना बेस हमेशा स्ट्रांग रखो। जैसे कि इंग्लिश बैंकिंग भी पूछ रहा है, इंग्लिश कैट के अंदर भी आता है, इंग्लिश एसएससी भी पूछता है, लेकिन फ़र्क क्या है क्वेश्चंस के लेवल का। तो आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश का मैंने बता चुका हूँ वीडियोस में, 3 तरह से 3 अलग अलग लेवल पर तैयारी होती है। आपको कॉम्प्रहेंशन अच्छी होना चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स होना चाहिए, आप ग्रामर पे कमांड बनाओ, अपना बेस आप हमेशा स्ट्रांग रखो, और उसके बाद पूरा खेल प्रैक्टिस का होता है, और प्रैक्टिस केवल आप ही को करना होती है। आप दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर से आप पढ़ाई कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, एग्जाम में आपके टीचर नहीं बैठेंगे। तो आपको ये बात समझना पड़ेगी फ्रेंड्स कि कैसा भी पेपर का ओरिएंटेशन आए, कुछ भी पैटर्न आ जाए, अपना बेस हमेशा स्ट्रांग रखो। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, कई बच्चों को डाउट है स्कोर कार्ड जो वैलिड हो रहा है 3 साल तक, इसको लेकर के कि 3 साल तक वैलिड रहेगा तो
हमारे कौन से वाले मार्क्स ऐड होंगे, देखिए जो आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे ना उसी को माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके 200 में से 180 मार्क्स आए पहली बार में और अगली बार आपके 170 आए और उसी साल आपका सेकेंड टाइम में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका 170 वाला नहीं 180 वाला मार्क्स माना जाएगा। ठीक है, तो जो हाईएस्ट मार्क्स आपके 3 साल में रहेंगे ना उसको आपको वही आपका चलेगा हमेशा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक बार में मेहनत करो। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप बार बार एग्जाम मत दो, एक बार अच्छे से मेहनत कर लो, एक बार अच्छे से जान लगा लो और एक ही बार में एग्जाम को अच्छे से क्रैक करो, अच्छा स्कोर करो, ताकि वो आपका स्कोर कार्ड जो 3 साल तक वैलिड रहेगा। और ये सक्सेसफुली अगर इम्प्लीमेंट होता है एनआरए अगर ट्रांसपेरेंट होता है और टाइम पे करवाता है एग्जाम, तो कहीं ना कहीं देखिए ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है। प्राइवेट कंपनीज कई सारी होती है जो इसके स्कोर कार्ड को वैलिडेट कर सकती है, जैसा मैंने बताया है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज तक इसको करे ताकि उनको भी अलग से एग्जाम ना लेना पड़े। इसके अलावा जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी एग्जाम्स होती है, वहाँ पर भी इसका स्कोर कार्ड आपको काम आ सके। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बस उम्मीद यही है कि इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा जाए, गवर्नमेंट दो चीज़ का ध्यान रखे। पहली चीज़ तो ये है कि एग्ज़ाम टाइम टू टाइम हो, ताकि बच्चों को ये क्लैरिटी रहे कि हमारी एग्ज़ाम समय पे हो रही है तो हम मेहनत करें तो हमारा कोई फल मिले। और दूसरी बात, एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसा कि हम कई सारे केसेस देखते हैं चीटिंग के, बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है और उससे कहीं ना कहीं वो बच्चा जो जेन्युइनली मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसका मनोबल टूटता है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को इसको इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी हालत में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, जो मेरिटियस स्टूडेंट है वो ही उस पार जा सके। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स उम्मीद की भी जा सकती है इस एजेंसी से, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे एसएससी की बात करो या आरआरबी से बात करो या आप किसी दूसरी पुरानी रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करोगे ना, तो ये लोग एक्चुअली बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं, इनका पुराना ढर्रा है काम करने का और उस ढर्रे पे काम करने की इनको सालों साल से आदत पड़ी हुई है। मतलब आपकी एग्जाम एक एक दिन डिले हो, एक महीना डिले हो या एक साल डिले हो, इनको इनके माथे पे जूं भी नहीं रेंगती है। तो ये आदत जो है ना इनकी, ये प्रॉब्लम दे रही है। अब उम्मीद थोड़ी ये है यहाँ पर कि ये नई एजेंसी बन रही है ना, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई एजेंसी बनेगी, इसमें इसके जो रूल्स होंगे, बायलॉज होंगे, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम नया होगा और अलग होगा। तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं भाई यहाँ पे कि इसका बनाने का जो कारण है वो शायद यही हो कि इन सब से धीरे धीरे पावर्स छीन लिए जाएं, एसएससी से, रेलवे से, आईबीपीएस से, और इस नई एजेंसी को दिए जाएं और सारी एग्जाम्स ऐसे यही कंडक्ट करवाए। बस मैंने आपसे वही कहा कि उम्मीद अपेक्षा वही की जा रही है कि दो चीज़ों का ध्यान रखा जाए, एग्जाम जो है वो टाइम पे कंडक्ट हो और दूसरी बात एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो, ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट की जाए ताकि जो बच्चा मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिले। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज थे सीईटी एनआरए को लेकर के, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आपने टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना कि कोई वीडियोस देख करके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। सीईटी का पैटर्न जो भी हो, एसएससी का, बैंकिंग का पैटर्न हो, कुछ भी हो, मैं आपको बता दूँ सिलेबस कॉमन है, सब्जेक्ट्स तो वही के वही हैं। तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूर रखो। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे ना तो आप कोई सी भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट का वीडियो बनाऊंगा तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो जो था वो आपके कमेंट्स के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर बनाया गया था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसके अलावा आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।